अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे राइटिंग टेबल्स इन कील एंड देन डिस्प्लेइंग द रिजल्ट ऑन डबल 7 सेगमेंट डिस्प्ले इन प्रोटियस। हम कोई भी सिंगल डिजिट 1 to 9 तक का टेबल लिखेंगे, उसकी प्रोग्रामिंग करेंगे, उसके बाद उसके रिज़ल्ट के लिए हम प्रोटियस पे हार्डवेयर की डिज़ाइन करके उसको वहाँ पे डिस्प्ले भी करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, अगर हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन का टेबल अगर मैं लिखूँ या सिंपल अगर मैं कहूँ कि मैंने 2 का टेबल लिखना है, तो उसके लिए मेरे पास सिंपल ये प्रोग्राम है। मैं लिखूँगा ओरिजिन 00H फिर मेन, उसके बाद फिर R0 के अंदर मैं 10 वैल्यू डाल देता हूँ, B रजिस्टर के अंदर 02 वैल्यू, A के अंदर 1 डालता हूँ, उसके बाद A और B को मल्टीप्लाई करूँगा और उस रिज़ल्ट को कहीं किसी पोर्ट पे भेज के उसके बाद वेट करूँगा। A के अंदर इंक्रीमेंट करूँगा अप टू 10 और तब तक मल्टीप्लाई करूँगा और उसको फिर तब तक करूँगा जब तक जो है ये R0 के अंदर वैल्यू 1 नहीं हो जाती, 0 नहीं हो जाती सॉरी 10 से, और उसके बाद रिटर्न और एंड कर दूँगा। ये प्रोग्राम जो है ये 2 का टेबल तो है, इसको मैं डीबग भी कर सकता हूँ, मगर इसको मैं वहाँ 7 सेगमेंट के ऊपर डिस्प्ले नहीं करवा सकता। 7 सेगमेंट के ऊपर डिस्प्ले करवाने के लिए इसके अंदर काफ़ी सारी चेंजेस करनी पड़ेंगी। सबसे पहले चले हम देखते हैं कि प्रोटियस के अंदर हमें क्या चीज़ चाहिए और वहाँ पे हमें हमारा डिज़ाइन कैसा होगा। ये मैंने प्रोटियस पे बनाया हुआ है। फ़ाइल क्रिएट करने का आप सबको पता होगा, नहीं पता तो मैं एक और वीडियो के अंदर वो भी आपको समझा दूँगा। सिंपली मुझे क्या चाहिए, एक मुझे 8051 माइक्रो कंट्रोलर चाहिए, 2 मुझे 7 सेगमेंट डिस्प्ले चाहिए। अब 2 क्यों चाहिए, क्योंकि अब 2 का टेबल है, तो जब 4 से मल्टीप्लाई करूँगा 8 आएगा, सिंगल डिजिट आएगा, तब तक तो ठीक है। जब रिज़ल्ट डबल डिजिट में जाएगा, जैसे 2 into 5 करेंगे 10 आएगा, 12 16 या इस तरह कोई भी टेबल लिखेंगे, तो फिर मुझे डबल डिस्प्ले चाहिए। तो मैंने डबल डिस्प्ले लगाया। अब यहाँ पे चूँकि मेरे पास पोर्ट्स खाली थी, तो मैंने क्या किया कि पोर्ट 2 के ऊपर एक डिस्प्ले को कॉन्फ़िगर कर लिया और एक डिस्प्ले को पोर्ट 3 के ऊपर। ये A to 7 3.0 जो है हमारा A है, इस तरह B C D E F G लास्ट पोर्ट मैंने खाली रखी है। आप चाहें तो इसको इसके साथ ज्वाइन कर दें या चाहें तो इसको अलग से ग्राउंड लगा दें। यहाँ पे इसके अंदर P1.2 पे मैंने एक स्विच रखा है, ये मैं आपको बताऊँगा बाद में कि ये मैंने क्यों रखा है। ये इसका सिंपल सा प्रोटियस के ऊपर सर्किट है। अब देखते हैं इसकी प्रोग्रामिंग को कि प्रोग्रामिंग इसकी कैसे होगी। देखें, सबसे पहले ओरिजिन लिया 00H, उसके पास L जंप मेन में चला गया, ओरिजिन 30H के अंदर आ गया और मेन के अंदर आ गया। ये वो चीज़ें हैं जो आप हर प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे हमने मूव करना है एक रजिस्टर जिसका नाम है डाटा पॉइंटर रजिस्टर, और उसके अंदर हमने करना है लेबल को। अब लेबल क्या चीज़ है, लेबल मैंने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ। लेबल में एक्चुअली मैंने 0 से 9 तक जो मेरी वैल्यूज़ हैं उनकी हेक्सा बना के यहाँ पे रखी है, और ये हेक्सा वो वाली हेक्सा है जो मुझे चाहिए 7 सेगमेंट डिस्प्ले के लिए, क्योंकि 7 सेगमेंट डिस्प्ले में मुझे 8 बिट का एक नंबर चाहिए होता है। उसकी हेक्सा बना के मैंने अपने पास पहले से रख लिया ताकि मुझे दोबारा यहाँ पे कॉल ना करनी पड़े। अभी डाटा पॉइंटर रजिस्टर एक नई चीज़ है। अब ये क्या चीज़ है ये देख लेते हैं कि डाटा पॉइंटर रजिस्टर क्या चीज़ होती है। डाटा पॉइंटर रजिस्टर बेसिकली हमारे पास एक 16 बिट का रजिस्टर होता है, ठीक है, और ये एक स्टोरेज रजिस्टर है। एक्यूमुलेटर और जो हमारे पास बफर रजिस्टर होता है उसके अलावा ये एक रजिस्टर होता है, और ये वाहिद वो रजिस्टर है जो 2 बाइट्स का या हम कह सकते हैं 16 बिट का रजिस्टर होता है, और इसकी मदद से हम कहीं भी मेमोरी को कॉल करके वहाँ से हम डाटा को निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्योंकि इसको एज चलाना भी है काउंटर के तौर पे, तो टी मॉड के अंदर मैं 01H को कॉल करूँगा। 01 मेरे पास 16 बिट के लिए होता है। उसके बाद मैं P2 और P3 पोर्ट यूज़ कर रहा हूँ, तो इनिशियली मैं इसके अंदर क्या करूँगा 00 रख दूँगा, और उसके बाद फिर मैं इसको स्टार्ट और स्टॉप करूँगा। 00 के लिए आपको पता है कि A1 से लेके यहाँ पे, या इसको हम कह सकते हैं कि 7 सेगमेंट के अंदर ये A है, हम यहाँ से शुरू करेंगे राइट साइड से। ये A B C D E F और G। H वाली हमारे पास खाली है, वो आप 0 रखें 1 रखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर शुरू आप इसको राइट साइड से इस तरह उल्टा करके शुरू करेंगे। जो आपको सेगमेंट ऑन चाहिए उनकी जगह 1 और बाकी जगह 0। तो PT और P3 को मैंने यहाँ पे कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक लगाया है रुक का, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने रुक का लेबल लगाया कि P1.2 पे जब तक मैं हाई ना दूँ तब तक ये स्टार्ट ना हो मेरा टेबल चलना। जब मैं इसको हाई करूँगा या स्विच को ऑन करूँगा तो वो टेबल जो है मेरा चलना शुरू हो जाएगा।
उसके बाद मैंने क्या किया कि R6 के अंदर एक वैल्यू मूव की 8। अब जिस चीज़ का मुझे टेबल लिखना है वो वैल्यू मैंने यहाँ मूव करनी है। मैं 8 का टेबल लिख रहा हूँ, आप चाहे 1 का लिखें, 2 का, 3 का, 4 का, 5, 6, 7, 8, 9, 10 का भी लिख सकते हैं, मगर जब 10 × 9 करेंगे 90 आएगा, 10 × 10 करेंगे तो 100 के लिए फिर हमें 3 डिस्प्ले चाहिए होंगे। तो हम यहाँ पे इसको 2 डिजिट तक कर रहे हैं तो 90 तक हम इसको कर सकते हैं। अब मैं 8 का टेबल लिख दूँ, R6 के अंदर मैं 8 वैल्यू रख देता हूँ और R5 के अंदर 1, कि 1 से वो स्टार्ट करेगा, पहले 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से। और यहाँ पे एक मैं लेबल लगा देता हूँ अगेन का। अब अगेन मैं आपको बताता हूँ कि इसमें होगा क्या। सबसे पहले क्या होगा, A के अंदर हम R5 की वैल्यू मूव कर देंगे, B के अंदर R6 की वैल्यू को मूव कर देंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल आंसर आ जाएगा। जैसे 8 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास 8 आ गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि मेरे पास अब 2 डिस्प्ले हैं, मैंने डिस्प्ले कराना है। 8 कैसे डिस्प्ले होगा, 0 और 8 डिस्प्ले होना है मैंने, तो 2 डिजिट डिस्प्ले मैं कर रहा हूँ। तो इसके लिए कोई भी नंबर जो भी मेरे पास आंसर आएगा मल्टीप्लिकेशन का, उसको मैं करूँगा 10 से डिवाइड। अगर मेरे पास 3 डिजिट हों या 3 7 सेगमेंट यूज़ करूँगा तो फिर मैं उसको करूँगा 100 से डिवाइड। 10 से डिवाइड करके मेरे पास 2 नंबर आएंगे, एक क्वोशंट आता है, एक रिमाइंडर आता है। तो यहाँ पे A B को मैं डिवाइड कर दूंगा। अब A के अंदर कौन सी वैल्यू है जो मल्टीप्लिकेशन करके आई, और B के अंदर कौन सी वैल्यू है, B के अंदर मेरे पास वैल्यू है 10। जो 2 वैल्यूज़ आएंगी, एक को मैं R1 के अंदर रख दूंगा A की वैल्यू को, और B की वैल्यू को R2 के अंदर। यहाँ पे जो A की वैल्यू है ये मेरे पास क्या चीज़ है, ये मेरे पास मेरा क्वोशंट आया है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये मेरा क्वोशंट। और ये जो B के अंदर मेरे पास वैल्यू आई है, ये क्या चीज़ है, ये मेरे पास रिमाइंडर की वैल्यू है। मैं एक्चुअली चाह क्या रहा हूँ कि जो मेरे पास अगर जो 2 7 सेगमेंट डिस्प्ले हैं, एक को मैं A कहूँ, एक को B, तो मैं कहता हूँ कि क्वोशंट एक पे डिस्प्ले हो और रिमाइंडर दूसरे पे। तो इस तरह चलता जाएगा, 0 8, फिर 1 6, फिर 2 4, इस तरह 8 का टेबल चलता जाएगा। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी टेबल 1 to 9 लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब ये वाली जो वैल्यू मेरे पास, अब क्वोशंट भी आ गया, रिमाइंडर भी आ गया। अब मुझे कहीं ना कहीं इसको डिस्प्ले करवाना, तो यहाँ पे मैं एक प्रोग्राम लिखूँगा A कॉल डिस्प्ले। अब डिस्प्ले के अंदर आ जाते हैं कि डिस्प्ले के अंदर मेरे पास है क्या चीज़, ये डिस्प्ले है मेरे पास। अब डिस्प्ले के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं वो वैल्यू जो मेरे पास लेबल के अंदर थी उसको अपने एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर लेके आ रहा हूँ, और DPTR रजिस्टर की मदद से उसको पॉइंट आउट करके मैं यहाँ पे इसके साथ इसको क्या कहते हैं, उसको मैच करके उसके बाद वहाँ पे इसको डिस्प्ले करवाऊँगा। डिस्प्ले करवाने के बाद ये वाला मेरा प्रोग्राम जो है ये रिटर्न कर जाएगा, यहाँ से रिटर्न करके और यहाँ पे वापस आ जाएगा। अब ये मैंने क्वोशंट की वैल्यू को डिस्प्ले करवाया। अब रिमाइंडर की वैल्यू को भी डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए मैं R2 के अंदर जो B की वैल्यू है उसको फिर A एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर ले आऊँगा और फिर A कॉल डिस्प्ले की मदद से इसको भी डिस्प्ले करवा दूँगा। जब ये दोनों वैल्यूज़ डिस्प्ले हो जाएंगे, जिस तरह 8x1 मैंने डिस्प्ले करवा लिया सपोज़, तो उसके बाद अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे इंक्रीमेंट चाहिए R5 के अंदर। R5 की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे मैंने जो शुरू में रखी थी 1, अब क्या होगा, ये 2 हो जाएगी। फिर ये सारा प्रोसेस होगा और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करके 16 आएगा। 16 को वो 10 से डिवाइड करेगा, 10 से डिवाइड करेगा तो 1 मेरे पास क्वोशंट आएगा, 6 रिमाइंडर आएगा। 1 को फिर वो पहली पोर्ट पे और 6 को दूसरे 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे। इस तरह ये चलता जाएगा। और कब तक ये चीज़ चलेगी, जब तक कैरी जंप नॉट इक्वल टू R5 के लिए 11D, क्योंकि हम 1 से शुरू कर रहे हैं तो ये 10 टाइम्स करने के लिए हमें यहाँ पे 11 का एक चेक रखना पड़ेगा। जैसे ही 10 से वैल्यू 11 पे जाएगी, ये मेरे पास मूव कर जाएगा नीचे और यहाँ पे मेरे पास एंड हो जाएगा। अब इसके अंदर एक चीज़ और है कि मैं 8 के टेबल को 10 टाइम्स लिख रहा हूँ, तो अगर इसके अंदर मैं डिले का फंक्शन ना डालूँ तो वो तो एकदम से इसने चल जाना और मुझे पता भी नहीं चलना। इंसान की आंख को देखने के लिए कम से कम 1 सेकंड का 14 हिस्सा, अगर 1 सेकंड को 14 पर डिवाइड करें, उससे बड़ा टाइम होना चाहिए कम से कम, अगर एक इंसानी आंख उसको सेंस करना चाहती है। तो यहाँ पे मैंने फिर डिले फंक्शन डाला। डिले फंक्शन मैंने कहाँ डाला, यहाँ पे जब मैं दोनों वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाऊँगा उसके बाद मैं डिले फंक्शन डालूँगा। 1 सेकंड का डिले फंक्शन मैं डालूँगा ताकि 1 सेकंड के लिए एक वैल्यू आए, उसके बाद 1 सेकंड के बाद फिर अगले मल्टीप्लिकेशन, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ और इसी तरह सो ऑन। और डिले के अंदर ये मैंने पिछले स्टेपर मोटर के अंदर भी 1 सेकंड का डिले डाला था, तो यहाँ पे मैंने वही डिले डाला। इसके अंदर मैंने R0 के अंदर 20 को मूव किया, यहाँ पे फिर मैंने लेबल यूज़ किया दोबारा का, TH0 को मूव किया, इसके अंदर 03 रखा, TL0 के अंदर AF रखा, फिर TR0 को सेट बिट करके और जंप नॉट बिट
TF0 को और यहाँ पे वेट करवा दिए, फिर दोनों को क्लियर किया, डिक्रीमेंट करवाया जब तक ये 0 नहीं हो जाता और इस तरह चलता रहेगा। तो ये हमारी प्रोग्रामिंग थी। क्या प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छा प्रोग्राम लिखने के बाद आपको पता है, अब ये मैंने अपना वो प्रोटिस का आपको शुरू में बता दिया था। इसके अंदर मैंने क्या करना है, सिंपली अपनी एक जो फाइल है वो लोड करनी है। मैंने ऑलरेडी की हुई है table.hex के नाम से। हेक्स फाइल बनाना पिछली दफ़ा आपको बता दिया था कि कैसे बनाते हैं। इसको यहाँ से ओपन करेंगे, ओके करेंगे। उसके बाद अभी देखिए मैं इसको रन कर दूँगा। अभी जो रन किया तो ये मेरे पास 0 आ गया। अब वहाँ पे आपको याद होगा मैंने P1.2 पे सेट बिट किया था, जब तक मैं इसको ऑन नहीं करूँगा तब तक ये रुका रहेगा। अब जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा यहाँ से एक दफ़ा, तो ये एक दफ़ा ऑन होगा और ये मेरे पास 8 का टेबल, 8 1 8, 16, 24, 8 4 32, 8 × 5 40, 48, 56, 64, 72 एंड 80, और उसके बाद स्टॉप हो जाएगा। 0 हो गया। यहाँ पे मैं सिमुलेशन को स्टॉप कर दूँगा। लेट्स सपोज़ कि आप कहते हैं कि हमने एक दूसरा टेबल लिखना है, कोई सा भी हो सकता है, सपोज़ 6। तो यहाँ पे मैं इसको 6 करूँगा, इसको यहाँ पे रीबिल्ड करूँगा और प्रोटियस को ओपन करूँगा और रन कर दूँगा। रन करूँगा तो ये फिर वो 0 सेट बिट करूँगा, इसको हाई करूँगा तो ये 6 का टेबल चल पड़ा मेरे पास। इसी तरह हम 1 से 9 तक का कोई भी टेबल यहाँ पे चला सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे और जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगर आप जब कील का फ़ोल्डर बनाएंगे और उसके साथ आप अपना दूसरा प्रोटियस का बनाएंगे, तो आपने कोशिश करनी है कि ये सारी फाइल्स एक ही फ़ोल्डर के अंदर हों, ताकि जब आप प्रोग्रामिंग के अंदर कोई चेंज करते हैं या प्रोटियस के अंदर तो ख़ुद ब खुद अपडेट हो जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।